नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 7वां सेशन है और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस शुरू किया था उसके अंदर के टॉपिक्स रेस्पिरेशन के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो जिसमें कि ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है। तो इन दोनों केस को हम लोग देखेंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन वाले केस और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले केस को हम लोग देखेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, अब तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो है कि रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। तो उसमें हम लोग देखे थे कि ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कहें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में ये वाला रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वैसे तो रेस्पिरेशन हमारा इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कशंस करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे भोजन का, मीन्स दैट जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे फूड का, ये हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एज वेल एज इन द अब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है फूड का ऑक्सीडेशन, तो हम इनको बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इनको हम लोग बोल देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है जो कि होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। क्यों होता है ये रेस्पिरेशन? ताकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ये सेल्यूलर प्रोसेस हो रहा होता है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉमन वे फॉर सेल्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ये मोस्ट एफिशिएंट और कॉमन तरीका है जिससे कि सेल एक्सट्रैक्ट कर सकता है एनर्जी को फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन हम लोग कंज्यूम किए उनके डाइजेशन के बाद जो एसिमिलेटेड फूड हैं, वो एसिमिलेटेड फूड जो हमारे सेल तक पहुंचता है, उस सेल में इस फूड का, उस सेल में इस ग्लूकोज का एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो इसी ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में हम लोग को एटीपी मिलता है, जो कि ये एनर्जी होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकोरेटिक सेल्स। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकोरेटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और साथ में साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो है हमारा ग्लूकोज, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, साथ में वाटर होता है और फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जिसको कि हम लोग एनर्जी बोल देते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 4 मेन स्टेज इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलाइसिस ये पहला स्टेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि हो रहा होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और ये इन्वॉल्व करता है
द ब्रेकडाउन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन करता है और पायरुवेट के दो मोलिक्यूल्स को ये बनाता है इनटू टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान थोड़े अमाउंट में एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं along with the electron carrier molecules। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल्स जो कि NADH हैं, जिसको कि निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये कहते हैं NADH। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल्स हैं वो हैं FADH2 जिसको कि फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान स्मॉल अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस होता है अलोंग विद इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल्स जो कि NADH हैं और FADH2 हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद हमारा पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। तो बिफोर द पायरुवेट मॉलिक्यूल कैन इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले फॉर फर्दर ब्रेकडाउन इच पायरुवेट लूजेस अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसीलिए हम इनको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA में ये कन्वर्ट हो जाता है। और दिस स्टेप आल्सो जनरेट्स NADH। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल जो कि NADH है, इसको भी ये जनरेट करता है इस वाले स्टेप में, जो कि स्टेप नंबर 2 है बेसिकली। और इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल है जिसको कि क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो एसिटाइल CoA जो प्रोड्यूस हुआ प्रीवियस स्टेप में वो इंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और ये कंबाइन करता है विद अ 4 कार्बन कंपाउंड, एक 4 कार्बन कंपाउंड का एक मोलिक्यूल होता है, तो उनके साथ ये कंबाइन करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड को। फिर ये साइट्रिक एसिड साइकिल आगे प्रोसीड करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है इस साइट्रिक एसिड साइकिल में, जो कि रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग मोर NADH एंड FADH2, और अधिक NADH और FADH2 को रिलीज करता है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं along with a small amount of ATP। तो थोड़े मात्रा में ATP का भी प्रोडक्शन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी हमारा ATP का प्रोडक्शन हुआ और ये जो तीसरा स्टेप है साइट्रिक एसिड साइकिल, इसमें भी हमारा ATP का प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हमारा चौथा स्टेप में पहुंचता है। चौथा स्टेप में जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ETC। तो इसमें क्या होता है, ये जो NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस और एसिडिक साइट्रिक एसिड साइकिल में, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। किसको डोनेट करता है? टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जो कि लोकेटेड होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उधर ये लोकेटेड होता है, इनर मेम्ब्रेन। दिस इनर मेम्ब्रेन इधर में ये लोकेटेड होता है। अभी हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। फिर एस इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू दी ETC, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनर्जी रिलीज होता है यहीं पे और ATP हमारा जनरेट होता है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के तहत जिसको कि हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में से हमारा ये एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है और फिर ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और फाइनली ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा एक्ट करता है एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि कंबाइन होता है हाइड्रोजन आयंस के साथ और ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है।
तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट एंड यील्ड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एटीपी। काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट में ये एटीपी मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी होता है उसको रिलीज करता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, मेकिंग इट दी प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे फॉर मोस्ट सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स के लिए ये प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे हैं और इट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस सेल एक्टिविटीज। ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वेरियस सेल एक्टिविटीज, वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज के लिए भी ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना है, नर्व इम्पल्स के लिए, फिर बायोसिंथेसिस के लिए, इन सब के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो हम लोग ये 4 स्टेप्स देखे, 4 स्टेजेस देखे। पहला स्टेज था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा था और यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो ये इधर में हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस इन्वॉल्व है, जहाँ की ये ग्लूकोज हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हुआ और फिर ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ थोड़े अमाउंट में NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स, ये थोड़े अमाउंट में NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ। फिर ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं फर्दर दूसरे वाले स्टेप में, जिसमें कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन था, इसमें पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले, माइटोकॉन्ड्रिया ये पूरा हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले इनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कन्वर्ट हो जाता है वो एसिटाइल CoA में। तो इस तरह से ये एसिटाइल CoA में ये पायरुवेट हमारा कन्वर्ट हो गया दूसरे वाले स्टेज में। और फिर ये एसिटाइल CoA जो है फिर ये सैट्रिक एसिड साइकिल्स में पहुंचता है, जिसको कि हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं। इसी क्रेब साइकिल को हम लोग सैट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो फिर ये एसिटाइल CoA जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ हमारे प्रीवियस स्टेज में, ये वाला हमारा प्रीवियस स्टेज में जो ये एसिटाइल CoA प्रोड्यूस हुआ, ये हमारा इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इधर इंटर किया और ये कंबाइन करता है विद द 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है हमारा साइट्रिक एसिड को। तो इसीलिए तो इनको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल हम लोग बोल देते हैं। और इसके बाद जो है फिर इसके बाद साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको कि क्रेब साइकिल हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल CoA प्रोड्यूस हुआ हमारा ये पिछले वाले स्टेप में, वो हमारा इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया और कंबाइन करता है विद 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड से ये कंबाइन करता है और साइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। The citric acid cycle then proceeds through a series of chemical reactions, releasing carbon dioxide, generating more NADH and FADH। तो ये citric acid cycle, जिसको कि Krebs cycle बोले, तो इसमें और भी अधिक थोड़ा NADH का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ATP मॉलिक्यूल का भी लिमिटेड अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमारा अंतिम वाले स्टेज में चले जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें क्या है कि जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स हमारा प्रोड्यूस हुआ, ये NADH या FADH2 मॉलिक्यूल्स हमारा जो प्रोड्यूस हुआ था वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में और साइट्रिक एसिड साइकिल में ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करता है? टू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, तो इसमें हम लोग मतलब इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस ATC के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू, जैसे ही ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये ETC के थ्रू मूव करता है तो एनर्जी हमारा रिलीज होता है और ATP जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारा एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज होता है और ये एनर्जी रिलीज होता है
थ्रू अ प्रोसेस से जिसको कि हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से ये एटीपी मॉलिक्यूल हमारा रिलीज होता है और फिर ये ऑक्सीजन जो कि एक्ट करता है एज दी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा एक्ट करता है एज दी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर, और ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होकर के वाटर को बना देता है। तो इस तरह से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस में जो ये 4 मेन स्टेजेस था वो इन्वॉल्व है। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। तो इधर सेम डायग्राम है, बस प्रोसेस सारा सेम है, बस इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे कि ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ एसिटाइल CoA, फिर सैट्रिक एसिड साइकिल में गया और इसी को तो हम लोग वो क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल में ये पहुंचा और यहाँ पे हम लोग देखे कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा अमाउंट में एटीपी रिलीज हुआ और फिर इधर भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी थोड़ा अमाउंट में एटीपी रिलीज हुआ था। फिर हम लोग देखे कि ये इलेक्ट्रॉन कैरिड किया गया, ये NADH और FADH2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरी किया गया। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर कीमियोस्मोसिस। तो ये सब प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसमें कि ये हमारा एटीपी मोलेक्यूल जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में हमारा ये एटीपी मोलेक्यूल जो कि एनर्जी है वो रिलीज हुआ। तो दिस वाज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फाइनली हम लोग क्या देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो कि फूड था वो हमारा कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हुआ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किससे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। और ये प्रोड्यूस किया कंसिडरेबल अमाउंट में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस किया जो कि यूज किया गया ऑर्गेनिज्म के द्वारा, which gets stored in the ATP molecule। तो इस तरह से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में और पायरुवेट फिर जाके ये हमारा 38 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस किया। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये प्रोड्यूस किया 38 एनर्जी रिच एटीपी मोलिक्यूल्स को। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यहीं पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ हमारे सेल्स में, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट का टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ये कहाँ पे हुआ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। तो इस तरह से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। It is called anaerobic respiration because it takes place without air। बिना एयर के ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है जो कि ऑक्सीजन कंटेन करता है, इसीलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट हुआ और कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है कि जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जैसे कि यीस्ट, इन्होंने ब्रेक डाउन किया ग्लूकोज को इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में इन्होंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया और फिर ये रिलीज करता है एनर्जी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, वो काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि जाके स्टोर हो जाता है हमारे एटीपी मॉलिक्यूल में। और फिर ये एनर्जी इज देन यूज बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इस एनर्जी को ही यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो बेसिकली जो हो रहा होता है ये ग्लूकोज पहले के ही जैसा होगा। ये ग्लूकोज जो कि जिनका कि ग्लाइकोलाइसिस होगा हमारे साइटोप्लाज्म में, इनका ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल को बनाता है, 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है। फिर ये पायरुवेट जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में
जैसे कि यीस्ट है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा होता है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये बना लेता है एल्कोहल को, जिसको कि हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये थोड़े अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ओनली टू एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल। और अ फ्यू ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट प्लांट हुआ, और फिर सर्टन बैक्टीरिया जिनको कि एनएरोबिक बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, वो ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस से कुछ बैक्टीरिया हो गए और यीस्ट प्लांट हो गए, ये लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। जैसे कि सिंगल सेल्ड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड यीस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, बिकॉज ये ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर इस तरह से हम ऑल सेल्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है एनर्जी रिलीज करने के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया जो कि एनर्जी रिलीज करता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो द होल प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो साइटोप्लाज्म है सेल का, इसी साइटोप्लाज्म में हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, तो वी कैन कैरी आउट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का हम लोग फर्मेंटेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट का एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा करके हम लोग शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग थोड़े अमाउंट में शुगर सॉल्यूशन को, जैसे कि फ्रूट जूस हुआ, इनको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, इनको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद यीस्ट इसमें हम लोग डाल देंगे, और इस बोतल को हम लोग बंद कर देंगे। मतलब जो टेस्ट ट्यूब जो लिए हैं उसको हम लोग कॉर्क से बंद कर देंगे। कॉर्क से बंद करने के बाद एयर के साथ इनका लगभग कांटेक्ट खत्म हो गया। अब थोड़ा समय हम लोग इंतजार करेंगे, मतलब 1-2 घंटा, और या फिर हो सकता है कि एक दिन के लगभग भी हम लोग इंतजार कर लें। तो थोड़ा समय इंतजार करने के बाद हम लोग इस कॉर्क को जब ओपन करके स्मेल करेंगे, तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें मिलेगा, और वो स्मेल जो होगा वो हमारा इथाइल अल्कोहल का स्मेल आएगा। ये इथाइल अल्कोहल का स्मेल होगा जो कि हमें इस टेस्ट ट्यूब में मिलेगा। तो और फिर एक गैस भी इवॉल्व होगा, और वो गैस होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर के थ्रू लाइम वाटर के थ्रू जब हम इनको पास करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, तो इस लाइम वाटर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि ये मिल्की टर्न हो गया है, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, एकदम वाइट वाइट हो जाएगा, एकदम चूना पानी जैसा वाइट हमें ये नज़र आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जो प्रोडक्ट है ना फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो कि यीस्ट के द्वारा किया गया, उस फर्मेंटेशन को, उसमें हमें इथाइल अल्कोहल मिला और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हम सभी लोग जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी लोग ऑब्टेन करते हैं वैसे एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन जब कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर हार्ड फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, तब हमारे बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार हो जाता है, टेक प्लेस इन आवर मसल्स और दी मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स। सिर्फ हम ही नहीं, हम ह्यूमंस ही नहीं, बाकी दूसरे एनिमल्स में भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार हो रहा होता है। जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर ले, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट से, ये यूज़ हो जाता है हमारे बॉडी में
रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और मसल सेल जो है उनको and the muscle cells then can be supplied by the when oxygen gets used up faster in the muscle cells then can be supplied by the blood। कहने का मतलब ये है कि जब इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन फास्टर रूप में होता है, जितने की ज़रूरत है उनसे अधिक फास्ट रूप से जब हमारे ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, तब क्या है ना कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल, जब ह्यूमन के मसल में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ये लैक्टिक एसिड, और ये रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज था अपने बॉडी में अवेलेबल, वो पायरुवेट में तो चेंज हुआ, तो मोलिक्यूल्स पायरुवेट का बना, लेकिन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में इन्होंने क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड बना लिया। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल टिश्यू द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द, ये हम लोग देख लिए। तो जो ये सडन बिल्डअप हुआ लैक्टिक एसिड का हमारे मसल्स में ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारे मसल को क्रैम्प कर सकता है, तो ये मस्कुलर क्रैम्प को कॉज करता है। तो मस्कुलर क्रैम्प जो है, तो बेसिकली हुआ क्या, ड्यूरिंग फिजिकल हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोवाइड ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि नीडेड है अंडर द कंडीशंस ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ हमारे मसल्स में, और यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ हमारे ग्लूकोज का, और ये बना दिया लैक्टिक एसिड को। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता है तो ये कॉज करता है हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प। तो इस तरह से मसल क्रैम्प अकर होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल व्हेन द मसल रेस्पायर एनएरोबिकली, जब हम एनएरोबिकली मतलब कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करेंगे ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, तो उस समय लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होगा, एक्यूमुलेशन होगा हमारे मसल सेल्स में या फिर हमारे मसल्स में, और वहाँ पे मसल क्रैम्प हो जाएगा। तो इससे जो है छुटकारा पाने के लिए, तो वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग हॉट बाथ। तो गर्म पानी से अगर हम नहा ले या फिर मसाज भी कर ले, तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे मसल्स में इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो के इम्प्रूव होने की वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी मसल्स, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी मसल्स इंक्रीजेज, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह से ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है फिर उस लैक्टिक एसिड को जो कि एक्यूमुलेट हुआ था हमारे मसल्स में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस तरह से हमें रिलीफ मिल जाता है इस क्रैम्प से। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि प्लांट्स में हुआ, इन्होंने प्रोड्यूस किया इथेनॉल को। तो प्लांट्स में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज दी एंड प्रोडक्ट, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे एनिमल में हो रहा था जैसे कि मसल टिश्यू में, तो ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट हैं, याद रखने वाली बात है कि प्लांट में हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनिमल में हमारा प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और ये कब हो रहा होता है, जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग देख लिए, आप सभी लोग इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। जिसमें कि एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, जबकि एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। यहाँ ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, एनएरोबिक में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है एज द एंड प्रोडक्ट, जबकि दूसरे तरफ एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज द एंड प्रोडक्ट, ये
प्रोड्यूस होता है हमारा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये 2 स्टेप्स में हो रहा होता है, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म था, जो कि हम लोग वो 4 स्टेज देखे थे। तो वो चारों स्टेज इन्वॉल्व हैं बेसिकली, और फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये कुछ डिफरेंसेस था, और इधर हमारा वो सेल्यूलर डायग्राम हो गया जिसमें कि ये फिर एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन हुआ जहाँ की ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग देखे, ये ग्लूकोज अगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट तो हो ही रहा है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ था, वो हम लोग पीछे डिस्कस कर लिए हैं। और फिर जब ऑक्सीजन नहीं होता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है एनिमल्स में, और इथेनॉल में बदल जाता है प्लांट्स में। तो ये एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये हो रहा होता है। और फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ये हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा होता है। तो इस तरह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी सारा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम लोग इधर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में बन जाती है अल्कोहल प्लस CO2, और फिर इधर लैक्टिक एसिड, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं डिटेल्स में पीछे। सेम प्रोसेस डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, हम लोग अगले लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।